नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ। जब केंद्र और राज्य की सरकारों को कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी चाहिए, तब भी सियासत भारी है। राजनीति किसी मुद्दे पर छोड़ नहीं रही है, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य की सरकारें हों। बंगाल में हमने देखा किस तरीके से आज सियासत गरमाई। बंगाल में जो सियासत का मुद्दा रहा वो सीबीआई का एक्शन रहा, और इसी मुद्दे में इस वक्त बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि सीबीआई ने जिन 4 लोगों को, जिसमें 2 ममता सरकार के मंत्री थे, गिरफ्तार किया था, उन 4 को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत सीबीआई ने जिन 4 लोगों को, टीएमसी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था, उन 4 को अब जमानत मिल गई है। नारदा केस में इन 4 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई थी और 4 आरोपियों को अब जमानत मिल गई है, जिसमें बड़ा नाम फरहाद हाकिम का। तो फरहाद हाकिम को भी जमानत मिल गई है, साथ ही मदन मित्रा, शोभन चैटर्जी और सुब्रत मुखर्जी। तो फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी, इन 4 को गिरफ्तार किया गया था और इन 4 को शाम होते होते जमानत मिल गई है। सियासत जमकर गरमाई इस पूरे मामले पर। आज हमने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में ही डेरा डाले रही, और सीबीआई दफ्तर के बाहर कोलकाता में टीएमसी के समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। इसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो दरअसल बदले की राजनीति कर रही है। इसी मुद्दे पर और बातचीत के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। कुंतल, 4 को जमानत मिल गई है? चारों नेताओं को जमानत मिल गई है। सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चैटर्जी को, और कल्याण बैनर्जी जो इन नेताओं के पक्ष में ये केस लड़ रहे थे, उनका कहना था कोर्ट में कि फरहाद हकीम और मदन मित्रा जैसे जो नेता है वो कोरोना काल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम से जुड़े, उसके लिए उनको बाहर रहना ज़रूरी है। और क्योंकि चार्जशीट पेश कर दिया गया है, तो अभी क्या ज़रूरत है उनको हिरासत में लेने का या 14 दिन के जेल कस्टडी का, ये सवाल उन्होंने उठाया था। और सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि चारों ही जो नेता है काफ़ी प्रभावशाली है, और इसका आज उदाहरण देखने को मिला था ये सीबीआई के दफ्तर के बाहर, यानी कि जहां आज इनको यहाँ लिया गया था निज़ाम पैलेस में। तो इसीलिए सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि उनको जेल कस्टडी में भेजा जाए 14 दिनों के लिए। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कुंतल चक्रवर्ती, जिस तरीके से सुबह सीबीआई गिरफ्तार करती है, दिन भर इस पूरे मामले पर सियासत होती है, शाम होते होते 4 नेताओं को जमानत मिल जाती है, ये तो सीबीआई के लिए फिर बड़ा झटका हुआ ना कि सीबीआई ने इतने हाई प्रोफाइल मामले में इतने सालों के बाद 4 नेताओं को गिरफ्तार किया और शाम होते होते उनको जमानत भी मिल गई। निश्चित तौर पर झटका है ये, मतलब जो कानून जानते हैं सभी यही कह रहे हैं, और सबका ये कहना है कि शायद बहुत जल्दबाजी से 4 को एक दिन में अरेस्ट कर लिया गया है, और इसीलिए ये झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तो चार्जशीट पेश हो गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते सीबीआई। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की जो टीम है अब क्या करती है इस इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ी जो टीम है, क्या हायर कोर्ट में वो मूव करते हैं कि नहीं। लेकिन संभावना यही है कि हायर कोर्ट में जाएगी सीबीआई, और ये कितना जल्दी हो रहा है अब ये देखना होगा। कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलेंगे फरहाद हकीम। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि 4 लोग इस वक्त ये कहां हैं और कब तक हम इन्हें बाहर आते हुए देखेंगे? देखिए, पेपर वर्क अंदर चल रहा है, और पेपर वर्क के बाद ही 4 जो नेता है बाहर आएंगे। ममता बनर्जी भी यहाँ 6 घंटे अंदर 15th फ्लोर में ममता बनर्जी पहुंची थी, और उसके बाद 6 घंटे के बाद वो चली गई, और उनके साथ जो तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ आए थे निज़ाम पैलेस के बाहर, वो भी चले गए। और लेकिन बाहर जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, और ये जो 3 जो नेता हैं, 2 मंत्री और 1 विधायक, ये काफ़ी सुपर हैवीवेट नेता हैं, और इसीलिए इनके जो तमाम समर्थक हैं कोलकाता के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पहुँच गए थे। पूरे दिन भर यहाँ जो ड्रामा देखने को मिला, शायद ही ये किसी को पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद
जो हिंसा फैल गया था पूरे पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर काफ़ी विवाद चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। लेकिन ये आज सुबह से जो हुआ, पूरे दिन भर जो ड्रामा चला या निज़ाम पैलेस में सीबीआई के दफ्तर के बाहर, उसके बाद सुबह अरेस्ट, शाम को बेल। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्या ये झटका है सीबीआई के लिए? निश्चित तौर पर एक झटका है। और ऐसे में क्या सीबीआई सूत्रों की तरफ से कुछ जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार ये जो कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई, जिस तरीके से पूछताछ भी की जा सकती थी, लेकिन सिर्फ पूछताछ नहीं, उसके बाद सीबीआई गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारी होती है इन लोगों को और फिर अदालत से जो जमानत मिल गई है, तो सीबीआई की इस कार्रवाई के पीछे का औचित्य क्या था? किस आधार पर सीबीआई ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था? सीबीआई का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? ये कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए 5 साल पुराना मामला है, तो पूछताछ तो इससे पहले कई बार हो चुका था। पूछताछ की बात नहीं है। आज चार्जशीट पेश करना था और चार्जशीट पेश करने से पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ ज़्यादा कुछ आज किया नहीं गया, मतलब बेसिक कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले 5 सालों से पूछताछ चल रही थी। लेकिन चार्जशीट जैसे ही पेश किया गया तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बैनर्जी जो लॉयर है, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चार्जशीट पेश हो गया है तो क्या ज़रूरत है इनको 14 दिन जेल कस्टडी में भेजने का? तो सीबीआई की तरफ से कहा गया है नहीं, ये जो एविडेंस है वो टैंपर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रभावशाली चारों नेता हैं और इसका एक नमूना बाहर देखा गया। आज इतने भारी संख्या में जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहाँ पहुंचे थे, यही नमूना है और इसको सामने रखते हुए ये कहा गया था। लेकिन इसको खारिज करते हुए बाद में इनको बेल मिल गया सेशंस कोर्ट से और ये कहा गया है कि अभी ज़रूरत नहीं है इनको हिरासत में रखने का, क्योंकि चार्जशीट पेश हो गया है और चार्जशीट जब पेश ही हो गया, अब जी अभी क्या जरूरत है? तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंतल चक्रवर्ती इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त सीबीआई को बड़ा झटका। आज ही सीबीआई ने सुबह इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 मंत्री हैं ममता सरकार के और बाकी टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी की ये चारों ही लोग करीबी माने जाते हैं। शाम होते होते चारों को अदालत से जमानत मिल गई है और अब वक्त घंटी बजाओ का। पिछले 25 दिन में आज पहली बार देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3 लाख से कम सामने आई है, लेकिन कोरोना की वजह से हो रही मौतें अभी नहीं घटी हैं। इस बार कोरोना से मौत ज्यादा होने की एक बड़ी वजह अस्पतालों में फैली बदइंतजामी रही। दवाओं से लेकर ऑक्सीजन और बेड तक के लिए लोगों ने संघर्ष किया। अगर वो ना करना पड़ता, अगर वक्त रहते कोरोना से निपटने की तैयारियां की गई होती, तो शायद कई जिंदगियां बचा ली जाती। अस्पतालों में तैयारियों में कमी की एक बड़ी तस्वीर बंद पड़े वेंटिलेटर्स के तौर पर बार बार सामने आई है। अच्छा, पिछले कुछ दिन से हम एबीपी न्यूज पर आपको लगातार अलग अलग अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कैसे वहां वेंटिलेटर्स जंग खा रहे हैं और ये हाल खासतौर से उन वेंटिलेटर्स का है जो पिछले साल कोरोना के बाद खासतौर से देश में तैयार किए गए। पीएम केयर फंड से केंद्र सरकार ने उन्हें बनवाया और राज्यों को भेजा। अब तमाम जगहों से शिकायत आ रही है कि केंद्र की तरफ से भेजे गए वेंटिलेटर्स खराब हैं। तो सवाल यह है कि ये अब क्यों पता चल रहा है? इतने महीने से वो सरकारें, वो अस्पताल चुप क्यों थे जिन्हें केंद्र की तरफ से वेंटिलेटर्स भेजे गए? आखिर क्यों सबकी नींद देर से टूटती है? सरकारों की इस बड़ी लापरवाही ने देश में न जाने कितने लोगों की सांसें छीन ली। इसीलिए जरूरी है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने वालों के खिलाफ आप जोरदार घंटी बजाएं। कुछ वेंटिलेटर्स में जो है इनके एक तो फ्लो सेंसर की शिकायत आ रही है, क्योंकि इनमें जो फ्लो सेंसर लगा हुआ है वो प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर है, तो वो हर पेशेंट के साथ वो कई बार ख़राब हो जाता है। उसके बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गई या राज्य सरकार हो, उन्होंने हेल्थ के लिए बजट जो रखा है वो कभी भी 2% से ऊपर गया ही नहीं। जो वेंटिलेटर टेक्नीशियन होते हैं वो तो कोई नहीं है। अभी हमें 9 मिले हैं ओटी टेक्नीशियन। उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद करनी चाहिए। कुछ ये दमन 2 वेंटिलेटर्स जो इशू हुए हैं, दमन 3, दीज वेंटिलेटर्स इनके टेक्निकल सपोर्ट नहीं रहने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। वेंटिलेटर की आखिरी कड़ी है, उसको ही खत्म कर दिया आपने, वही नकली आ गए, उसी में ऑक्सीजन नहीं जाती, तो बचा क्या? जब कोरोना हर दिन ले रहा है हजारों की जान, సార్ చూడండి సార్ ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చూడండి సార్। तब
अब देश के अस्पतालों में वेंटिलेटर पड़े हैं बेजा। उखड़ती सांसों और टूटती उम्मीदों के बीच जो मशीन न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकती थी, वो अगर अस्पतालों के स्टोर रूम में बंद पड़ी रहें, धूल खाती रहें, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले कुछ दिनों में एबीपी न्यूज ने आपको अलग अलग राज्यों और शहरों की वो तस्वीरें दिखाई जहां अस्पतालों में रखे वेंटिलेटर या तो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे या खराब पड़े थे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि केंद्र की तरफ से राज्यों को दिए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का ऑडिट किया जाए, जिससे ये पता चल सके कि गड़बड़ी कहां हो रही है। आखिर क्यों लाखों रुपए के वेंटिलेटर जरूरत के वक्त काम नहीं आ रहे हैं? ये पता लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महामारी से लड़ने के तमाम इंतजामों के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत डराने वाली है। इटावा के जिला अस्पताल में पिछले 1 महीने में कई मरीजों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन्हें सही इलाज नहीं मिला। गंभीर कोरोना मरीजों को बचाने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिली, जबकि 100 बेड वाले इस अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अब तक शुरू ही नहीं किया गया। एक वार्ड में करीब 14 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, जिसमें पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर भी शामिल हैं। कल मैंने अंदर जाके चारों वार्ड में निरीक्षण किया था 4 मंजिल तक। साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है और वेंटिलेटर व्यवस्थित हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज दोपहर तक वेंटिलेटर चालू हो जाएंगे, जैसा कि मुझे आश्वस्त किया है। ये बात सही है कि वेंटिलेटर चलाने में देरी हुई है और देरी किस कारण से हुई, इस कारण की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। मैंने सारी सुविधाओं को पूरे संभाला है, मरीज की बातों को सुना, मरीज को ध्यान में देते हुए सारी साफ सफाई सुव्यवस्था दी है। ये बस चलने वाले हैं, इनके जो वो आगे हैं इनके सब थोड़ा सा जो इसको चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं नास्थेटिक हैं, जैसे ऑपरेटर्स की व्यवस्था है जैसे वो लोग करते हैं हम फौरन चालू करते हैं। दरअसल ये गलती अस्पताल प्रशासन की है क्योंकि वो अब तक सोया रहा। वेंटिलेटर बंद पड़े थे तो उन्हें चलाने के लिए पहले से कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि इटावा के ही सैफई में है आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। यहाँ पीएम केयर फंड से 92 वेंटिलेटर भेजे गए थे और वो सभी काम कर रहे हैं। हमारे 150 आईसीयू बेड्स फुली वेंटिलेटर, HFNC, बाईपैप और वेंचुरी मार्क्स से इक्विप्ड हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपर्स, वार्ड बॉय उपलब्ध हैं जो कि पेशेंट की लगातार समुचित सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर, सीनियर और जूनियर और नर्सिंग स्टाफ पूरे मनोयोग से मरीजों की सेवा कर रहे हैं और हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल भी 300 बेड का कोविड अस्पताल है और इस अस्पताल में 30 आईसीयू बेड्स हैं। इनमें से 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 से 4 वेंटिलेटर बेड ही फंक्शनल हैं। यहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कैमरे पे तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये बताया कि उनके पास जो टेक्निकल स्टाफ है यानी टेक्नीशियंस, उनकी कमी है और 12 टेक्नीशियंस के डिमांड उन्होंने की है, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल टेक्नीशियंस की गैर मौजूदगी में जो काम है वो डॉक्टर्स से चलाया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के 2 बड़े अस्पताल हैं, लोकबंधु और बलरामपुर। 200 बेड वाले लोकबंधु अस्पताल में 32 वेंटिलेटर हैं और 300 बेड वाले बलरामपुर अस्पताल में 28। लोकबंधु अस्पताल के 32 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर्स फिलहाल चालू हालत में हैं और इसकी वजह है यहाँ वेंटिलेटर चलाने वाले स्टाफ की कमी। यहाँ भी पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनमें कोई खराबी नहीं है। स्टाफ की कमी पूरी होते ही उन्हें चालू कर दिया जाएगा। दरअसल इसमें जो ज़रूरत होती है वो आईसीयू टेक्नीशियन की है, लेकिन हमारे संवर्ग में, पीएमएस संवर्ग में आईसीयू टेक्नीशियन नहीं है। अभी कल ही महानिदेशक महोदय ने हम लोग को आदेश किया है कि आप लोग आईसीयू टेक्नीशियन मांगिए और इसके लिए डीजी सर ने हम लोगों को 9 ओटी टेक्नीशियन भी दिया है। अभी पिछले हफ्ते आए हैं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं और जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो हम लोग और अच्छे से वेंटिलेटर चला पाने में सक्षम होंगे। वहीं 300 बेड वाले बलरामपुर अस्पताल में आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कुछ समय पहले तक यहाँ बेड मिलना भी मुश्किल था और जिन्हें बेड मिल भी रहा था उनका सही इलाज नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ के सभी वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं। सोचिए, जिस वक्त यहाँ भर्ती मरीज एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त अस्पताल में मौजूद 28 वेंटिलेटर्स खराबी और स्टाफ की कमी के कारण बंद पड़े थे।
उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति भले ही सुधर रही हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं, उनमें बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं। जो ठीक भी हैं, उनको चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। और इसके अलावा पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स अस्पतालों को दिए गए हैं, उन वेंटिलेटर्स को अस्पतालों में बंद करके रखा गया है, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं मिल रहा है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कुल संख्या करीब 4000 है। पिछले साल कोरोना के बाद पीएम केयर फंड से तमाम अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में वेंटिलेटर्स भेजे गए थे। फिर भी कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को इसका फायदा नहीं मिला। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर फंड से 90 वेंटिलेटर मिले थे और 10 जिला अस्पताल में भेजे गए थे। लेकिन करोड़ों रुपए के ये वेंटिलेटर बजाय मरीजों के काम आने के अस्पतालों में रखे रखे धूल खाते रहे। जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो जिले के स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी और फिर तलाश शुरू हुई वेंटिलेटर चलाने वालों की। नतीजा ये हुआ कि मरीज बिना इलाज के दम तोड़ते रहे और उन्हें जिंदा रखने वाले वेंटिलेटर खुद बेजान पड़े रहे। जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से मिले 10 वेंटिलेटर के अलावा 12 वेंटिलेटर पहले से मौजूद थे, लेकिन कोरोना काल में इनमें से एक भी चलाया नहीं जा सका। जो मार्च से 2020 से पहले के आए हैं वो भी हैं और मार्च 2020 के बाद के हैं वो भी। तो उनमें से कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जिनको अभी कंपनी ने इंस्टॉल ही नहीं किया है। तो आके पहले वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उनको भी पत्राचार उनको कर दिया गया, वो भी सूचित कर दिए गए हैं। ये सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का हाल है। यहाँ कुल 72 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 44 पीएम केयर फंड से भेजे गए थे, लेकिन ज्यादातर खराब हैं या बंद पड़े हैं। पिछले साल 28 सितंबर को यहाँ पीएम केयर फंड से आए एक वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसके बाद से पूरे अस्पताल में सिर्फ 5 वेंटिलेटर चल रहे हैं, बाकी स्टोर रूम में धूल खा रहे थे। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच जब बंद पड़े वेंटिलेटर्स का पता चला तो पूर्व महापौर ने अपने खर्चे से इंजीनियर बुलवाए। उन्होंने 14 वेंटिलेटर्स को ठीक कर दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसके बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इस अस्पताल में आसपास के करीब 6 जिलों के मरीज आते हैं। स्थानीय नेताओं ने इस अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर्स को निजी अस्पतालों को देने की मांग की है, जिससे कम से कम उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। सवाल तो ये है कि सुविधाओं की कमी का रोना रोने वाली सरकार अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर्स को ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है? शहडोल मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से 24 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन यहाँ इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा है कि अस्पताल का स्टाफ अब तक इन्हें ऑपरेशनल नहीं कर पाया है। अब खबर सामने आने के बाद इन्हें ठीक कराने की कोशिशें शुरू की गई हैं। चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल को पीएम केयर के माध्यम से लगभग 24 वेंटिलेटर्स प्राप्त हुए हैं। वो 2 अलग अलग कंपनी BEL लिमिटेड और एक AGVL लिमिटेड से प्राप्त हुए हैं और ये सभी उपकरण अत्यंत अत्याधुनिक होने के कारण इसमें हमें थोड़ा ऑपरेशनल तकलीफ आ रही है, जैसे कि सेंसर सेटिंग या फिर टाइडल वॉल्यूम सेटिंग, तो उसका सुचारू रूप से उपयोग करने में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में एक कोरोना मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया। 3 मई को अचानक वेंटिलेटर बंद हो गया और मरीज की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस बात से इनकार करता रहा कि मरीज की मौत वेंटिलेटर बंद होने से हुई, मगर इसी अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रशासन को बाकायदा लिख कर दिया है कि पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर में न तो ऑक्सीजन फ्लो आता है न प्रेशर बनता है। कई बार चलते चलते मशीन बंद हो जाती है, जिससे मरीज की मौत हो जाती है, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने इस बारे में राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से भी सवाल किया, उनका जवाब सुनिए। किसी भी मत से आया हुआ कोई वेंटिलेटर खराब नहीं है। हम मद वाइज किसी वेंटिलेटर को नहीं देखें। बहुत जगह पर जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए वो बहुत हाई एंड के हैं, बहुत बड़ी उच्च तकनीक के हैं। उसको चलाने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी और पीस होता है मशीन में, बहुत बार अलग अलग पीस जो रहते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। कोई एज होल पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर खराब हो, ये ऐसी कहीं बात नहीं आई है। कोरोना से पहले मध्य प्रदेश में कुल 993 वेंटिलेटर थे, यानी 75,000 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर। पिछले साल केंद्र ने पीएम केयर फंड से राज्य को 1205 वेंटिलेटर भेजे, लेकिन किसी न किसी कमी के कारण मौजूदा वक्त में इनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी को पीएम केयर फंड से 50 वेंटिलेटर मिले थे। इनमें से 20 पोर्टेबल थे और 30 आईसीयू में इस्तेमाल होने के लिए, लेकिन एक साल के अंदर ही इनमें से 10 खराब हो गए, जिनके बारे में संबंधित कंपनी को जानकारी दी जा चुकी है। पीएम केयर से हमें 50 वेंटिलेटर मिले थे, जिसमें 30 जो थे वो बेड साइड और बाकी 20 वेंटिलेटर जो वो पोर्टेबल वेंटिलेटर हैं। और एक वर्ष के करीब इस्तेमाल के दौरान 10 के करीब 11 करीब वेंटिलेटर जो हैं उनमें कुछ तकनीकी खराबी आई है, जिसके चलते हमने उनको जो सप्लाइंग एजेंसी है उनको इस बारे में सूचित कर दिया है कि इन वेंटिलेटर को दुरुस्त किया जाए। हिमाचल प्रदेश को पिछले साल 500 वेंटिलेटर मिले थे, बाद में 250 वेंटिलेटर और भेजे गए, लेकिन फिर केंद्र ने उन्हें वापस मंगवा लिया। यानी फिलहाल हिमाचल के अस्पतालों में केंद्र की तरफ से भेजे गए 500 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर में उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो रखे रखे जंग खा रहे हैं। उधमपुर अस्पताल की ये तस्वीरें यहाँ पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर का सच बता रही हैं। जो वेंटिलेटर मरीजों को नई जिंदगी देने के लिए लाए गए थे, उन्हें इस्तेमाल करना तो दूर, उनकी पैकिंग भी नहीं खोली गई। कोरोना के कारण गंभीर तौर पर बीमार पड़ रहे लोगों के बचाव के लिए जो वेंटिलेटर्स जम्मू में भेजे गए, उनका ये हाल क्यों है, ये जानने के लिए हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज के पूर्व एचओडी डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता से बात की। ये स्टोरी जो आज की नहीं है, ये स्टोरी हम पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं। एक तो कोई भी जो सरकार आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी या राज्य सरकार हो, उन्होंने हेल्थ के लिए बजट जो रखा है वो कभी भी 2% से ऊपर गया ही नहीं है। वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ की कमी क्यों है, हमने इसकी भी पड़ताल की तो पता चला कि राज्य में करीब 25,000 प्रशिक्षित फार्मासिस्ट हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से मान्यता नहीं दी गई। वहीं जो मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें वेंटिलेटर चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जो वेंटिलेटर हैं उनको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या एनेस्थीसिया डॉक्टर चलाते हैं, मगर यहाँ पर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन तो मेरे ख्याल एक भी नहीं है, तो एनेस्थीसिया डॉक्टर बहुत कम हैं। और अभी यूपी में एक आर्डर निकाला उन्होंने, जो यूपी चीफ मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग दी और उनको वो ये जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और वेंटिलेटर चलाने की कैप्सूल कोर्स करवाया और वो उनको चलवा रहे हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सरकार का कहना है कि स्टाफ की कमी से निपटने के लिए रिटायर्ड डॉक्टरों की मदद ली जा रही है, पर सवाल है कि फिलहाल प्रशिक्षित लोगों की कमी के कारण जो वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, उसके कारण लोगों की जान पर जो खतरा मंडरा रहा है, उससे निपटने की तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार का दावा है कि कोरोना से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम किया जा रहा है, जहां एक तरफ सरकार रिटायर हुए डॉक्टरों की सेवाएं लेने का मन बना चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में या जिन अस्पतालों में वेंटिलेटर यूं ही पड़े हुए हैं और वो उपयोग में नहीं आ रहे, उन वेंटिलेटर्स को उन जगह शिफ्ट कराया जा रहा है जिन अस्पतालों में इसकी ज्यादा जरूरत है। वेंटिलेटर चलाने वालों की कमी कश्मीर घाटी में भी साफ नजर आ रही है। यहाँ पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर में किसी तरह की खराबी की शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पूरा इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में लोग नहीं है। थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स का आना है वो भी उनको भी वो केयर मिल रहा है कि हॉस्पिटल्स हमारे इस वक्त भी फुल हैं। लोगों को थोड़ी दुश्वारियां हो रही हैं हॉस्पिटल्स में बेड के, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि लोगों को पूरी तरह वो प्रॉब्लम्स हो रही है। श्रीनगर के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर चलाने में इसलिए भी दिक्कत आ रही है क्योंकि उसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की भी कमी है, जैसे वेंटिलेटर के लिए जरूरी बैकअप मैनिफोल्ड सिस्टम। इस समय हम हॉस्पिटल के उस सेक्शन में है जिसको ऑक्सीजन प्लांट ही कहेंगे, लेकिन ये उसका बैकअप सिस्टम है। जो दिक्कत है वो इसी बात की है कि जो कोरोना की पहली लहर जो पिछले साल आई थी, तो उसके बाद तकरीबन 23 नए प्लांट्स लगाने का काम शुरू किया गया था। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक और श्रीनगर में कम से कम 4 ऐसे प्लांट्स लगाने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर भी आई है और पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है।